आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले किसी को नहीं पता कि जो लोकदल ने उतारा है वो कहाँ का है, कौन है। ये सारे बैठे हैं, आप इन किसी से पूछ लो। शैलजा जी को 28 साल हो गए सिरसा छोड़े हुए, और वो 28 साल तक कभी सिरसा में आई नहीं। जो आज की पीढ़ी है, जो 21 साल का वोटर है, वो कैसे जुड़ेगा। आज अशोक तंवर प्रत्याशी है, पर सबको पता है अशोक तंवर सिरसा रहता है। आदित्य जी, आपको नहीं लगता कि पार्टी पर इसकी कोई डैमेज पड़े या ड्रॉबैक हो कि उनको दल बदलू बोला जाता है कि वो कई पार्टियों को छोड़कर आए हैं? जो जेजेपी का है वो कहाँ से आया? वो लोकदल था, 2 हुए तो वो इधर छुटक गया। जो इनेलो ने उतारा है वो कांग्रेस का था, अब वो लोकदल में टिकट ले आया। तो राजनीति में ये दल बदलू बड़ा तो सवाल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो 4 ही दल हैं और लोगों ने घूमना है तो वो के तो घूम घूम के जाएंगे, किसी ना किसी में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। तो ये तो जो बातें हैं ना, मैं मानता हूँ कि इन बातों को आधार नहीं है। किसानों का विरोध, आपको लगता है कि भाजपा द्वारा ऐसी कौन सी गलती है जिस वजह से भाजपा के उम्मीदवारों को जगह जगह किसानों के विरोध का सामना करना पड़ता है? मैं ये मानता हूँ कि अगर थोड़ा विरोध हो रहा है तो वो इस बात का है कि जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं उनको, लोगों को महसूस हो रहा है कि हमारे बीच में नहीं आती। बाकी कोई फसल को लेके हरियाणा पहला राज्य है जिसकी 18 फसलों की गारंटीड एमएसपी है। पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि ये चुनिंदा पार्टियों के लोग हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विरोध कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि किसान भाई है वो सभ्य हैं, हम भी किसान हैं, कई चीज़ें होती हैं, मैं भी खिलाफ कर लेता हूँ। आपको ऐसी क्या वजह है कि जेजेपी में दिग्विजय सिंह चौटाला के निशाने पर उनके अपने ही आदित्य देविलाल रहते हैं और कमीशन खोरी से लेकर उन्होंने कई बड़े आरोप आपके ऊपर लगाए थे? आपको लगता है कि उसमें कोई वास्तविकता या फिर इस तकरारबाजी का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो मेरे भतीजे हैं, मेरे को बड़े प्यारे हैं और मैं उनका चाचा हूँ, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, कोई तकरार नहीं है। मेरे को तो सबसे प्यारे लगते हैं। तो तकरार तब तक थी जब तक गठबंधन में थे, अब तो गठबंधन का हिस्सा ही ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि चौर साहब जब होली दिवाली पे आया करते तो वो हमसे कुश्ती कराया करते। मेरे से भी एक दफ़ा कागदाना गांव में कुछ गलत बोल गया था मैं, और मैंने इस चीज़ को एहसास किया। और हमारा एक टीवी चैनल का प्रोग्राम था चौधरी यूनिवर्सिटी में, जिसमें मुझे बुलाया गया था। तो मैंने वो प्रोग्राम पे जैसे ही मेरे से सवाल आया तो मैंने सबसे पहले इस बात का खंडन किया कि भाई मेरे से गलती हुई थी और किस कारण से हुई वो भी मैंने बताया। तो मैंने सर्वप्रथम उस बात की चैनल्स के माध्यम से सब लोगों से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई विरोध कर रहा है और किसी कारण से कर रहा है तो आपको उन लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लगता है भविष्य में आपको ऐसा नज़र आता है कि कभी चौटाला परिवार एक हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है? देखिए, मैं तो इस पे कोई टिप्पणी कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि जब मैं अलग हुआ तो वो सब एक थे और मैं अलग लड़ रहा था और शुरुआत जिला परिषद से हुई। उनके बाद उनके अंदरूनी क्या हालात रहे तो मेरे को तो इस बात का इतना कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं इस पे तो कुछ कह नहीं पाऊँगा अभी किस कारणों से चीज़ें अलग गई हैं, क्या हालात होंगे, इकट्ठे होंगे, तो कुछ इस बारे में मैं तो नहीं बता पाऊँगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप पब्लिक लाइफ है, जो चौधरी देवीलाल जी की इतनी बड़ी शख्सियत हैं, उनका नाम तो आज भी लोगों के दिल में बड़ा आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक है। तो जो काम उनने किए थे उनके 2% या 1 पैसा काम भी ये लोग उनके हिसाब से कर दें तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। अभी 2024 के विधानसभा चुनाव में चर्चा ये है कि इस बार डबवाली में मुकाबला चौटाला परिवार के ही बीच हो सकता है। तो ये चुनौती कैसी आदित्य देवीलाल को नज़र आती है, कैसी लगती है कि आप तैयार हैं? क्या ऐसा ही समीकरण लगता है? मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि सब लोग लड़ेंगे
तो जनता का लोगों के सामने भी होगी बात कि कौन अच्छा कौन बुरा है, किसने क्या काम किए, और इनको मौके सब लोगों को जनता ने दिए हैं। कोई एमएलए बन गया, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई, तो वो तो जनता आप देखेगी भी जिन जिन को बनाया है और इनको समय मिला, इन्होंने उस समय का सदुपयोग क्या किया। कोई चीफ मिनिस्टर बने, कोई डिप्टी सीएम बने, कोई एमएलए बने, अभी जो कांग्रेस का एमएलए, क्या फ़ायदा किया जनता का। तो बढ़िया है ये चीज़ें, ये सब लोग लड़ेंगे, हम सब लोग आपस में लड़ेंगे तो कम से कम जनता तो बताएगी भी किसको क्या ताकत थी, कौन कितना वजन का था, किसको किस टाइम मौका मिला, उन्होंने क्या। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर सबसे पहले भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया और सबसे बड़ी निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं सिरसा को इस बार हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है। किन मुद्दों को लेकर भाजपा चुनाव लड़ रही है, किस तरीके की रणनीति सियासी पिच के ऊपर है। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जो कि लोकसभा चुनाव के जो कि संयोजक हैं और भारत सरकार में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला देवीलाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। सबसे पहले आदित्य जी, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पन्नू साहब, आपका भी और तेज हरियाणा के तमाम सब्सक्राइबर्स का भी। भाई साहब, अभी चुनावी समर चल रहा है और बहुत व्यस्त हैं आप, आपने अपना टाइम निकाला, इसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद भी करता हूं। और एक संयोजक के तौर पर बहुत बड़ा दायित्व आपके कंधों पर सिरसा को लेकर है, क्योंकि इससे पहले संगठन में आप जिलाध्यक्ष भी रहे, लेकिन अब उससे भी बड़ा दायित्व आपके पास है। सबसे पहला सवाल, संयोजक के तौर पर कैसे देखते हैं लोकसभा के चुनाव को? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। संगठनात्मक तौर पे भी पहले मैं जिले का प्रधान रहा हूँ और अब पूरी लोकसभा देख रहा हूँ, नरवाना से लेके एलनाबाद तक और फतेहाबाद से डवाड़ी तक। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल तक और विधानसभा में पन्ना लेवल तक भी अपना संगठन खड़ा किया हुआ है और ये बहुत बड़ी ताकत है राजनीतिक दल के लिए। जिस संगठन के लोग बूथ पे पन्ने तक हों, निश्चित तौर पे बहुत मजबूत संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी तो समय समय पर कार्यकर्ताओं की मीटिंगें, कार्यकर्ताओं से मिलना, उनकी बात सुनना, तमाम प्रक्रिया 24 घंटे 12 महीने चलता रहता है कार्यक्रम। अभी जब चुनाव बहुत पीक पर है, हालांकि अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको इस चुनावी कैंपेन में मिल रहा है? क्योंकि अशोक तंवर आपके ऐसे पहले कैंडिडेट हैं जो सबसे पहले सियासी पिच पर उतरे, लेकिन जेजेपी ने भी ऐलान कर दिया है, आईएनएलडी ने भी अपने चेहरे का ऐलान किया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आज के दौर में वोटर बहुत सूझवान है, बहुत समझदार वोटर है। जब मैदान में कोई पहलवान आ जाए तो लोगों में उत्सुकता रहती है कि इसके बराबर पहलवान कौन उतरे, और उसके बाद जनता जो है उस कुश्ती को देखती है। कांग्रेस की ऐसी हालत है कि मैदान में पहलवान उतरने से घबरा रहे हैं। बहुत लंबा अरसा हो गया कि आज सूची आएगी, कल आएगी। अब लोगों ने भी देख लिया है कि ये जो एक बवंडर फैलाया गया था कि मजबूत लोग उतरेंगे, लंबा समय बीतने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये बात आई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की आपसी फूट के कारण, आपस में उनकी जो लेग पुलिंग्स हैं, एक दूसरे को पछाड़ने की जो उनकी अंदर की नीति चल रही है, उससे जनता भी अब ये समझ गई है कि इन पहलवानों ने तो कभी मैदान में उतरना नहीं है। तो जो लोग थोड़ा बहुत इस बात का शोर शराबा कर रहे थे वो भी अब शांत हो गए और लोगों के सामने स्थिति बड़ी स्पष्ट हो गई है कि भाजपा बहुत मजबूत है और प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बन ही रहे हैं। इस कारण से जो एक सोशल मीडिया पे कर लो या प्रिंट मीडिया में जो एक स्टोरी चल रही थी, अब शायद लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते और लोगों ने भी मन बना रहे हैं कि भाई केंद्र में तो मोदी जी का मुकाबला है ही नहीं। आदित्य जी, आपको क्या लगता है सिरसा में सबसे ज़्यादा चर्चा कांग्रेस में लगभग जो फाइनल कुमारी सैलजा का नाम है। ऐसे में जेजेपी की तरफ से रमेश खटक 3 बार के विधायक हैं। अभी आईएनएलडी ने संदीप लोट को, जो कि लोट फैमिली से नरवाना से आते हैं, उनको टिकट दिया है।
कैसे मुकाबला देखते हैं? आपको लगता है कि इस बार सबसे कांटे का मुकाबला है जो कांग्रेस बनाम भाजपा में रहने वाला है, और शैलजा को लेकर आपको कितना चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला लगता है? देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, ये मुकाबला है ही नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण कि कोई आदमी जो जेजेपी का प्रत्याशी उतारा रमेश खट्टक, उसको कोई नहीं जानता। यहाँ सारे बैठे हैं, इनसे उसका गांव पूछ लो भी कहाँ का है, इनको नहीं पता। किसी को नहीं पता कि जो लोकदल ने उतारा है वो कहाँ का है, कौन है। ये सारे बैठे हैं, आप इन किसी से पूछ लो। शैलजा जी को 28 साल हो गए सिरसा छोड़े हुए, और वो 28 साल तक कभी सिरसा में आई नहीं। जो आज की पीढ़ी है, जो 21 साल का वोटर है, वो कैसे जुड़ेगा और क्या सोच के जुड़ेगा कि वो 28 साल से कभी आई नहीं इस इलाके में। ठीक है, अशोक तंवर सबको पता है, इसका मकान जो है सिरसा में है। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती है, हालात बदलते हैं, तो लोग पार्टियों से बदल जाते हैं। मैं भी कहीं से छूट के बीजेपी में आया था, तो हालात परिस्थितियां थी, तो आज अशोक तंवर प्रत्याशी है, पर सबको पता है अशोक तंवर सिरसा रहता है। आदित्य जी, आपको नहीं लगता कि पार्टी पर इसकी कोई डैमेज पड़े या ड्रॉबैक हो कि उनको दल बदलू बोला जाता है कि वो कई पार्टियों को छोड़कर आए हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये समीकरण में कोई खामियाजा आपको हो सकता है इसका? देखिए, मैं अभी बता के हटाऊँ, जो जेजेपी का है वो कहाँ से आया? वो लोकदल था, 2 हुए तो वो इधर छुटक गया। जो इनेलो ने उतारा है वो कांग्रेस का था, अब वो लोकदल में टिकट ले आया। तो राजनीति में ये दल बदलू बड़ा तो सवाल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो 4 ही दल हैं और लोगों ने घूमना है, तो वो तो घूम घूम के जाएंगे, किसी ना किसी में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। तो ये तो जो बातें हैं ना, मैं मानता हूँ कि इन बातों को आधार नहीं है। जितने चुनाव लड़ रहे हैं, इन सब की पृष्ठभूमियाँ देख लो, चाहे वो किसी दल का हो, कोई कहीं ना कहीं से तो आया ही है। तो सवाल तो एक है कि लोगों का भरोसा किस पे है, लोगों को किसने सहूलियत दी है। क्या दिल्ली से चला हुआ पैसा आम जन तक, लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? दिल्ली से चली हुई योजना का लाभ लोगों को हो रहा है या नहीं हो रहा? सबसे बड़ी चीज़ ये है। अभी भाई साहब, हर पत्रकार इस सवाल को नेता के सामने करता है, और बीजेपी में इसका ट्रेंड भी चल रहा है, वो है किसानों का विरोध। आपको लगता है कि भाजपा द्वारा ऐसी कौन सी गलती है जिस वजह से भाजपा के उम्मीदवारों को जगह जगह किसानों के विरोध का सामना करना पड़ता है? और अभी आप सिरसा में देख रहे हैं कि अशोक तंवर जहां भी जाते हैं, आप भी साथ होते हैं, वहां पर किसान विरोध करते हैं, और अब तो किसान सवाल कर रहा है कि हमें हमारे सवालों के उम्मीदवारों को जवाब देने हैं। आपका सवाल था अभी, ऐसी क्या गलती है? ईमानदारी से राजनीति में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि नेता का आम लोगों से संबंध, और संबंध भी पारिवारिक तौर पे, कि वो गांव में आए, लोगों में बैठे, अताई करे, दुख सुख में आए, ब्याह शादी में आए। मैं ये मानता हूँ कि अगर थोड़ा विरोध हो रहा है तो वो इस बात का है कि जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं उनको, लोगों को महसूस हो रहा है कि हमारे बीच में नहीं आती। बाकी कोई फसल को लेके, हरियाणा पहला राज्य है जिसकी 18 फसलों की गारंटीड एमएसपी है। मेरा ननियाल है राजस्थान में, सालीवाड़ा में, सरसों नहीं बिक्री, वहाँ कम रेट में बेचनी पड़ती है, यहाँ सरसों बिक्री है। पंजाब में पूछ लो एमएसपी पे सरसों बिक्री है क्या? आम आदमी पार्टी की सरकार है। मेरे रिश्तेदार ये पंचकोसी, हमारे ताऊ जी ब्याह रखे हैं। मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन था, मेरे को फ़ोन आया कि उन्होंने मक्की बीज रखी है, मक्की बिकवाओ। तो मैंने पूछा भी आप राजस्थान में बिकते नहीं, हमारे खरखोदा मंडी में मक्की बिकती है एमएसपी पे।
आप बताओ भी ये हालात हैं और राज्यों में। हरियाणा राज्य अपने राज्य के किसानों के प्रति बहुत गंभीर है, और हम सब लोग, किसी की बेटी ब्याह रखी है, किसी का भाई ब्याह रखा है, किसी का कोई रिश्तेदार राजस्थान के गांव में भी है, पंजाब के गांव में भी है, वहाँ अगर हम अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछें तो हमारे को सारी स्थिति का ज्ञान हो जाता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हरियाणा का हूँ। लेकिन भाई साहब, किसान कह रहा है कि दिल्ली जाने का रास्ता रोका आपने, लखीमपुर खीरी कांड में वो इंसाफ चाह रहे हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, किन कारणों से रोका, क्यों रोका, उन बातों में भी नहीं जाना चाहेंगे। जो चीज़ें बीत चुकी हैं उन चीज़ों पे चर्चा करने का कोई, मैं समझता हूँ, कोई लाभ नहीं है। आज की दौर में जब हमारी गेहूँ आ गई, हमारी सरसों आ गई, हम बेच रहे हैं, आज के दौर की अगर हमें कोई तकलीफ़ है तो हम उस पर करंट पे चर्चा करें कि ये दिक्कत आ रही है, तो उसमें तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं करेक्शन करने की ज़रूरत है। जो समय चला जाए उसकी बात करना, मैं समझता हूँ फिर तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे कभी। आपकी ही पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि ये चुनिंदा पार्टियों के लोग हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विरोध करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि किसान भाई है वो सभ्य हैं, हम भी किसान हैं, कई चीज़ें होती हैं मैं भी खिलाफ कर लेता हूँ। आपको याद होगा राजस्थान कैनाल बन रही थी और वो पानी राजस्थान को जाता था और मैं धरना लगा के बैठा। अलग में होते हुए भी आपने तो हाँ लगाया धरना। किस लिए लगाया कि वो पानी हमारा तो नहीं था, पानी तो राजस्थान का था, लेकिन वो नहर नीचे से पक्की हो जाए तो हमारे तो ट्यूबवेल जो है वाटर लेवल डाउन जाएगा। हाँ चोआ ख़राब हो जाएगा, उसी का पानी सीपेज हो कि हमारे पानी मीठा हो गया था, हमारे खारे पानी थे। मैंने 11 दिन लड़ाई लड़ी तो अपने एरिया को बचाने के लिए लड़ी, इसमें क्या दिक्कत है। अभी भाई साहब, हम आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो खिलाड़ियों में कंपटीशन चलता है वो राजनीति में आपने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। आप, मुझे लगता है 72 हार्ड चैलेंज नाम से आप एक सीरीज चला रहे हैं, 75। तो उसमें आप ऐसे पहले नेता हैं जो हर विधानसभा के हर गांव का पूरे का पूरा कैलकुलेट हिसाब किताब आप जनता को दे रहे हैं कि मैंने ये काम किए। ये चैलेंज आपके लिए कैसा है और कैसा लगता है आपको कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में इसके ऊपर आप कितना और खरा उतर पाएंगे? पन्नू जी, मैं एक तो कभी झूठ नहीं बोलता और मेरे से गलती हो जाए तो मैं गलती मान लेता हूँ। मैंने कभी सोशल मीडिया चलाया नहीं था, मेरे को ये मोबाइल से चलाना नहीं आता था कैसे करते हैं, तो मैं टाल करता था कि मैं यार ये नहीं चलाऊं। लेकिन मैंने देखा है भी ये नौजवान जो हैं वो सारे इसी पे लगे रहते हैं, तो मेरे 2-3 साथियों ने मुझे कहा कि आप भी इस पर किया करो। तो फिर ये सब साथियों से राय करी तो ये तय हुआ कि आपा ने इतने काम कराए हैं तो कामों का लोगों तक मैसेज होना चाहिए। तो उसको लेके एक ये 75 हार्ड चैलेंज, जो विदेशी लोग जो हैं बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी या बहुत बड़े सिंगर्स या ख्याति प्राप्त लोग ऐसा चैलेंज करते हैं, तो ये हमने 75 हार्ड चैलेंज सोशल मीडिया के माध्यम से डवाली विधानसभा के जितने गांव हैं, हमारे 67 पंचायत हैं, हर पंचायत में मेरे द्वारा या एफर्ट्स करके जो काम किए गए उनका लेखा जोखा हर रोज़ मैं लोगों तक बता रहा हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है, मैं एक दिन हिसार चला गया एक फंक्शन में, तो मेरे को वहाँ हिसार में लोगों ने कहा कि आपका हम रात को 8 बजे वो देखते हैं जी, आपने तो बहुत अच्छा कर रखा है। तो फिर मुझे लगा कि अगर अच्छी चीज़ है तो लोगों तक जानी चाहिए। तो फिर मैं हर रोज़ अपने इलाके के गाँव का लेखा जो रखता हूँ कि जो कार्य जब से राजनीति में आया हूँ, जब से इनका आशीर्वाद मिला है, तब से जितने कार्य हुए हैं वो कम से कम मैं बताऊँ इन लोगों को भी ये काम, क्योंकि ये स्वाभाविक है, हर व्यक्ति अपने नेता से या अपने इलाके के लीडर से ये उम्मीद करता है कि वो काम करे, खाली लिफाफेबाजी बातें ना करे, खाली लोगों को कोरी झूठ बोलने वाली बातें ना हो या सपने दिखाने वाली बातें ना हो। तो उन तमाम चीज़ों के जो मिथ है वो हमने तोड़ा है और लोगों तक जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो ईमानदारी से काम जो है वो किए हैं। दूसरी एक चीज़ और बताऊंगा,
मैं हमेशा खेती, किसान, इनके बारे में सोचता हूँ। मैंने डी प्लान से भी जितना पैसा मिला वो सारा मैंने लोगों के खाड़े बनाए। मैंने कम से कम 1,70,00,000 रुपए के जो डी प्लान से पैसा आया जब मैं एज ए जिला अध्यक्ष था, तो मैंने सब लोगों के खाड़े बनाए, किसी के 2 किले, किसी के 5। मैं ये मानता हूँ कि तरक्की जो है वो जो परिवार में कब आती है, परिवार में तरक्की आती है या तो उस परिवार का बच्चा कामयाब हो जाए कि वो पढ़ लिखे अफसर बन जाए, या उस परिवार के जो संसाधन हैं, जैसे उनके पास खेती है तो उन खेती में हम अगर उनको कोई सहयोग कर देंगे, चाहे वो खाड़े का करें चाहे रास्ते का करें, तो उनकी दिक्कत दूर हो जाए तो शायद वो परिवार अपनी तरक्की पे खुद बुलंद कर ले। तो ये एक सोच थी और उसी सोच को मैं कहीं ना कहीं पूरा करने की सोचता हूँ। अभी आदित्य जी, हम पूरे चौटाला राजनीति कुनबे में देखते हैं कि सिर्फ सरनेम के तौर पर चौटाला को ही यूज़ किया जाता रहा है, लेकिन आपने हरियाणा की राजनीति में एक नया प्रचलन शुरू किया कि आप आदित्य के साथ देवीलाल शब्द लगाते हैं। इस सोच को साथ रखने का सबसे बड़ा मकसद क्या है कि अब हरियाणा की राजनीति में आदित्य को सबसे पहले देवीलाल के नाम से भी जाना जाता है? ये कैसे विचार आया आपको कि आप ताऊ जी का नाम भी अपने साथ रखेंगे? मैंने 29 अगस्त 2014 को बीजेपी ज्वाइन की थी। 29 अगस्त, इस 29 अगस्त को मेरे को 10 साल हो जाएंगे। जब मैंने नई पारी शुरू करी तो मैंने अपने साथ चौधरी देवीलाल का नाम रखा, क्योंकि पहले मैं इन्हीं के साथ था। और जब मैं हटा तो मैंने ये महसूस किया, और मैं हटा भी इसलिए मैंने ये महसूस किया कि शायद वो उस रास्ते से बहुत दूर जा रहे हैं। जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारे पास आएँ, हमारे बीच में बैठे, हमारे साथ बातचीत करें, जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल किया करते थे और हर परिवार से उनका जुड़ाव था, वो परिवार कहीं ना कहीं ये महसूस करने लग गया था कि ठीक है, चौधरी देवीलाल के प्रति तो उनको श्रद्धा, लेकिन उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि उनको कोई संभालने वाला नहीं है, कोई उनके पास आता नहीं, कोई उनकी सुनता नहीं, कोई दुख दर्द में शामिल नहीं होता। तो फिर मैंने वो हालात देख के मैंने सोचा भी रास्ता जो है अपने को अलग करना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसी चीज़ को लेके चलूँगा जो चौधरी देवीलाल ने अपनाई थी। उस दिन जब मैंने ज्वाइन की तो मैंने उस दिन से अपने साथ चौधरी देवीलाल का नाम रखा। आज मुझे पन्नू जी 2 महीने 3 महीने शेष है मेरे 10 साल, मेरी ज़िंदगी के 10 साल मैंने इस पार्टी में दिए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हरियाणा के किसी कोने में अगर गांव से गांव की सड़क नहीं बनती है और उस तख्ती पे मुख्यमंत्री जी का नाम आता है, उसके बाद कृषि मंत्री का नाम आता है, उसके बाद मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन का नाम आता है, तो पीछे देवीलाल लिखा होता है। चौधरी देवीलाल जी सन 2000 में उनकी डेथ हो गई थी। आज 24 साल बाद भी गांव की अनाज मंडियों की तख्तियों पे चौधरी देवीलाल का नाम लिखा जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़े, और उस चीज़ को संजो के हम लोगों ने रखा है। और मैं ये मानता हूँ कि उनके नाम को साथ रखने से मेरे दिमाग में भी ये रहे भी तूने कभी गलत काम नहीं करना, बेईमान नहीं होना, लोगों की भलाई जितनी हो सके दिन रात भलाई काम करने, अच्छे काम करने, ताकि लोगों की तकलीफ़ों को हम दूर कर सकें। आदित्य जी, जब आपकी सरकार गठबंधन में जेजेपी की सहयोगी रही तो आपके ही परिवार के भतीजों से बहुत तकरार हमने देखी, और बहुत सारे इंटरव्यू मैंने भी किए उस वक्त। ऐसी क्या वजह है कि जेजेपी में दिग्विजय सिंह चौटाला के निशाने पर उनके अपने ही आदित्य देवीलाल रहते हैं, और कमीशन खोरी से लेकर उन्होंने कई बड़े आरोप आपके ऊपर लगाए थे? आपको लगता है कि उसमें कोई वास्तविकता, या फिर इस तकरारबाजी का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो मेरे भतीजे हैं, मेरे को बड़े प्यारे हैं, और मैं उनका चाचा हूँ, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, कोई तकरार नहीं है। मेरे को तो सबसे प्यारे लगते हैं। तो तकरार तब तक थी जब तक गठबंधन में थे, अब तो गठबंधन का हिस्सा ही ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि चौर साहब जब होली दिवाली पे आया करते तो वो हमसे कुश्ती कराया करते कि कुश्ती करो। ठीक है। तो मेरा भाई, हम कुश्ती किया करते, तो हार जाते थे तो दोनों को वो टॉफ़ी दे देते थे कि चलो शाबाश ठीक है। वो इसलिए कराते थे कि तुम दोनों बड़े छोटे तो हो, लेकिन जो तुम्हारे के अंदर है, तुम अपनी काबिलियत से उस चीज़ को हासिल करो।
किसी को आरोप प्रति आरोप लगाना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या किसी के बारे में ऊँची बात करना, उससे कोई ताकत अर्जित नहीं होती। ताकत अर्जित होगी जब आप लोगों के काम करोगे, आपको मौका मिले, और मिला भी, आपको काम करने चाहिए थे। ये मैं मानता हूँ, किसी की निंदा करना कोई ठीक नहीं है। आज जब वो सहयोगी नहीं रहे सरकार में, तो बीजेपी के साथ साथ जेजेपी का भी तो विरोध हो रहा है ना। किसान जेजेपी दुष्यंत से लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर अजय डॉक्टर साहब का, उनका भी तो विरोध कर चुके हैं। देखिए, कई बार हालात ऐसे होते हैं, उन हालातों में आदमी को इस चीज़ का बहुत ज्ञान नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है। मेरे से भी एक दफ़ा कागदाना गांव में कुछ गलत बोल गया था मैं, और मैंने इस चीज़ को एहसास किया। और हमारा एक टीवी चैनल का प्रोग्राम था चौधरी यूनिवर्सिटी में, जिसमें मुझे बुलाया गया था। तो मैंने वो प्रोग्राम पे जैसे ही मेरे से सवाल आया, तो मैंने सबसे पहले इस बात का खंडन किया कि भाई मेरे से गलती हुई थी, और किस कारण से हुई वो भी मैंने बताया। तो मैंने सर्वप्रथम उस बात की चैनल्स के माध्यम से सब लोगों से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई विरोध कर रहा है और किसी कारण से कर रहा है, तो आपको उन लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि भाई अगर कुछ गलत हो गया तो किसान भाई अपने ही हैं, कोई दूसरे तो है नहीं, तो उसमें क्या दिक्कत है कहने में। अगर आप नहीं मांग रहे और नहीं कह रहे, इसका मतलब फिर आप जिद्दी हैं, हट्टी हैं, आप किसी को झुकाना चाहते हैं, तो उस विषय के हो सकता है कि वो लोग विरोध कर रहे हों। अभी भाई साहब, हमने देखा कि जेजेपी की ओर से इस बात के संकेत थे कि चौटाला परिवार एक हो सकता है। डॉक्टर अजय चौटाला ने भी बड़े चौटाला साहब पर बात रखी थी कि अगर वो पहल करें तो ऐसा संभव है। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने सिरे से नकार दिया कि इन गद्दारों की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी कोई जगह नहीं है। आपको लगता है भविष्य में आपको ऐसा नज़र आता है कि कभी चौटाला परिवार एक हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है? देखिए, मैं तो इस पे कोई टिप्पणी कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि जब मैं अलग हुआ तो वो सब एक थे और मैं अलग लड़ रहा था, और शुरुआत जिला परिषद से हुई। उनके बाद उनके अंदरूनी क्या हालात रहे, तो मेरे को तो इस बात का इतना कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं इस पे तो कुछ कह नहीं पाऊँगा अभी किस कारणों से चीज़ें अलग गई हैं, क्या हालात होंगे, इकट्ठे होंगे, तो कुछ इस बारे में मैं तो नहीं बता पाऊँगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप पब्लिक लाइफ है, जो चौधरी देवीलाल जी की इतनी बड़ी शख्सियत हैं, उनका नाम तो आज भी लोगों के दिल में बड़ा आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक है। तो जो काम उनने किए थे, उनके 2% या 1 पैसा काम भी ये लोग उनके हिसाब से कर दें, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। अभी 2024 के विधानसभा चुनाव में चर्चा ये है कि इस बार डबवाली में मुकाबला चौटाला परिवार के ही बीच हो सकता है। तो ये चुनौती कैसी आदित्य देवीलाल को नज़र आती है, कैसी लगती है कि आप तैयार हैं? क्या ऐसा ही समीकरण लगता है आपको? मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि सब लोग लड़ेंगे, तो जनता का लोगों के सामने भी होगी बात भी कौन अच्छा कौन बुरा है, किसने क्या काम किए, और इनको मौके सब लोगों को जनता ने दिए हैं। कोई एमएलए बन गया, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई, तो वो तो जनता आप देखेगी भी जिन को बनाया है और इनको समय मिला, इन्होंने उस समय का सदुपयोग क्या किया। कोई चीफ मिनिस्टर बने, कोई डिप्टी सीएम बने, कोई एमएलए बने, अभी जो कांग्रेस का एमएलए, क्या फ़ायदा किया जनता का। तो बढ़िया है ये चीज़ें, ये सब लोग लड़ेंगे, हम सब लोग आपस में लड़ेंगे, तो कम से कम जनता तो बताएगी भी किसको क्या ताकत थी, कौन कितना वजन का था, किसको किस टाइम मौका मिला, उन्होंने क्या काम किए, तो अपने आप फैसला तो लोग करेंगे। अभी सर मेरे 1-2 सवाल हो रहे हैं। कालांवाली के अंदर जब रोडी में अभी लास्ट रैली हुई, तब पूर्व सीएम खट्टर साहब भी वहाँ पर आए थे। उन्होंने भी आपका जिक्र किया कि चौटाला परिवार में ताऊ देवीलाल का परिवार, हरियाणा में अगर कहीं भी राजनीति की बात आए तो चौटाला परिवार से शुरुआत होती है। और सिरसा में भी हमारे पास एक तरफ आदित्य देवीलाल जी हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ रणजीत सिंह चौटाला भी हैं। कैसे देखते हैं भाजपा में इस 10 साल में आपको कितना कुछ मिल पाया, आप कितना काम कर पाए, और वो भी आपको चाहते अगर लिस्ट में देखें तो खट्टर की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आपका? पन्नू जी, एक तो मैंने कभी झूठ नहीं बोली,
एक मैं कभी ना घबराया और डरा नहीं। अगर कहीं अन्याय हुआ तो मैंने आवाज़ उठाई। मुझे लगा अभी ये गलत हो रहा है तो मैं मुखर तौर पे खुल के बाहर आया। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा कि भाजपा का बेस वोटर जो है वो शहरी वोट है, जो उनका पुराना वोटर जो है शहरी वोट है। गांव देहात में भाजपा पिछले 10 सालों में आई है, और तब आई जब कई मेहनती लोग भाजपा में आए, उन्होंने लोगों के बीच में संपर्क बनाया, संपर्क से गांव में भाजपा का वोट बना। सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी शुरू की। कई दफ़ा कोई नई चीज़ शुरू करते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कोई गलत चीज़ फीड होगी तो सॉफ्टवेयर उठाता नहीं है। कई बार सॉफ्टवेयर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, एरर आ जाता है। प्रॉपर्टी आईडी को लेके जो बेस वोटर था वो बड़ा परेशान था शुरू में। मेरी खुद की एक कॉलोनी है जो मैंने 2010 में सरकार से अप्रूव कराई थी, और उसका हमने जो कन्वर्जन चार्जेस थे वो भी भर दिए सरकार में सारा है, और मेरे पास वो सरकार का लाइसेंस भी था कि मैं कॉलोनी काट सकता हूँ। तो मेरी कॉलोनी को ही उन्होंने अनअप्रूव कर दिया। मैंने उनसे आग्रह किया कि जी ये तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और मान्यता प्राप्त है तो उसका रिकॉर्ड भी सरकार के पास है, तभी मान्यता मिली है। मुख्य ज़बानी मान्यता तो है नहीं। फिर हमने फिर दोबारा आईडीज़ लगाई तो फिर वो अनअप्रूव आई। तब मेरे को ये समझ आया कोई ना कोई ये दिक्कत है। तो मैं बेड लेके चला गया। आप नगर परिषद में पहुंचे? परिषद में रेवड़ लेके चला गया, बेड लेके, और मैंने उनको बताया भी तुम ये मत सोचो कि जनता भेड़ है, समझदार है। हम कोई भेड़ चराने के लिए नहीं आए, और अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप भेड़ चराओ। तो मैं तो कभी भी अन्याय के खिलाफ हमेशा मुखर होकर बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि अगर हम समाज के आगे पंक्ति में खड़े हैं तो लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि भाई बेदाग आदमी होना चाहिए, ऐसा आदमी हो कम से कम हमारी तकलीफ़ को उठाए। तो मेरी तो एक बेबाकी वाली छवि है, और ये शायद खट्टर साहब को इस चीज़ की अच्छी लगती होगी कि भाई नौजवान है, बेदाग है, बेबाग है, और तभी हम जनता का भला कर सकते हैं। अगर हम जनता की आवाज़ को बुलंदी से उठाएंगे तो लोगों की सुनवाई होगी। अगर हम जनता की आवाज़ को ना सुन के और किसी को राजी करने पे लग जाएं तो मैं समझता हूँ फिर हम अन्याय कर रहे हैं लोगों से। अभी आदित्य जी, इन चुनाव में और 2024 के अगले विधानसभा चुनाव में और पिछले चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा पानी का इस इलाके में रहता है, और आपने सबसे पहले यहाँ पर नहरों के निर्माण को लेकर मांग उठाई थी। लेकिन अभी कालवाना खरीफ चैनल की बात करें, रत्ताखेड़ा चैनल के एक्सटेंशन को लेकर बात करें, तो इस पर काम अभी भी अटका हुआ है। फ्यूचर में आपकी क्या सबसे इसके ऊपर पहल रहने वाली है? आपके संज्ञान में ये पूरा मामला है, क्योंकि कालवाना खरीफ चैनल का काम है वो एक फार्म हाउस में जाकर रुका है। ऐसे आरोप कांग्रेस के विधायक ने लगाए हैं कि वो एक खास नेता ने अपने ही फार्म हाउस में उसको शिफ्ट कर लिया। क्या आगे की प्रायोरिटी इसके ऊपर रहने वाली है? सबसे बड़ी चीज़ है कि पानी पे राजनीति, ये मैं मानता हूँ ठीक नहीं है। उसका कारण है हमें कुदरतन तौर पे 4 तरीके का पानी मिला है। एक नहरी पानी, दूसरा ट्यूबवेलों का पानी, तीसरा नाली का पानी, और चौथा परमात्मा बरसात करता है वो। मैं मानता हूँ कि नाली का पानी कई गांव तक सीमित है। हर गांव चाहता है उसके नाली का पानी पहुँचे, ताकि एक एक्स्ट्रा स्रोत उनको मिलता है, और उस पानी के अंदर मिनरल्स आते हैं जो बह के पहाड़ों से और वो नया होने के कारण उसमें जो मिट्टी के पदार्थ होने का उपजाऊ ताकत भी ज़मीन की बढ़ती है। यहाँ पे राजनीतिक तौर पे एक होड़ लगी हुई है कि भाई मैं ये काम करूँ, मैं ये काम करूँ, हमने ये किया। अभी आपने जिक्र किया कि एमएलए ने आरोप लगा दिया कि डिप्टी सीएम जेजेपी वाले जो है वो नाली का पानी अपने खेत तक ले गए। अब डिप्टी सीएम है
उनकी ताकत है, उनने अपनी ताकत से वहाँ ले गए, तो उनको ये देखना चाहिए कि ये ताकत दी तो जनता नहीं है, बजाय अपने घर ले जाने के लोगों के पेट भरो जिनके विचारों के खाली हैं। आपका तो पेट भरा ही हुआ है जब आप चौधरी देवीलाल के पोते पोत्र हो और इतनी बड़ी हस्ती हो गए, उनके नाम से आपने वोट ले लिए, सरकार में हिस्सा ले लिया। मैंने एक रैली की थी इस बात को लेके कि यहाँ पे पानी की दिक्कत है, पानी की व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए। मुझे बताते हुए एक चीज़ में मैं मानता हूँ कि हमने काम किया है कि डवाली विधानसभा की जितनी नहरें थी लगभग 100 करोड़ रुपए लगा के हमने उन तमाम नहरों को सीसी लाइनिंग करने का काम किया। आपने देखा होगा पन्नू जी कि मैंने सबसे पहले सीमेंट की नहर बनाई सक्ता खेड़ा माइनर, 87 लाख रुपए मंजूर कराए थे। हमने ये ट्रायल की क्या इसके बनाने से टेलों पे पानी पूरा होगा, क्योंकि मैं जब टिब्बी जाया करता पहली नहर सीमेंट की मैंने पीर कामड़िया गांव की नहर सीमेंट की देखी थी। मेरे पीर कामड़िया में बहुत जानकार हैं, ब्याह शादी में जाता रहता हूँ, मैं वो चर्चा करता था कि थारी नहर पक्की होगी, यूँ थाने फायदो हुए है नुकसान हुए है कि है। वह कहता भाई माने तो पानी मिले पर जबकि बा टेल में जावे जोड़कियाँ जाड़कियाँ या नवा बठे टेल पर पानी पूरा हो गयो। तो मेरे ये समझ आई भी जो डवाली विधानसभा है ना ये सारा टेल पे है, चुटाला गांव टेल पे है और हमारे जितने मम्मड़ और कालवाना वो टेल पे है, इधर हमारे सत्ताखेड़ा टेल पे है, क्योंकि अंतिम छोर है हरियाणा का पानी, तो हरियाणा के अंतिम गांव में जा रहा है तो टेल पे है। तो हमने सारी नहरें सीसी लाइनिंग कराई। आज केवल मात्र 4 नहरें ऐसी हैं डवाली के अंदर जो 6-6 साल पहले ईंटों की बन गई। 21 नहरें हमने सीसी लाइनिंग करवा दी। इसके साथ साथ कम से कम 125 खाड़े बना दिए। टोटल खाड़े लगभग 463 है। 125 जो है 20 साल से ऊपर हो गए, उनको सारों को पक्का बना दिया। लड़ियाँ जो हैं, जो खेतों की लड़ियाँ हैं किसान भाइयों की, उनकी सुनवाई हो रही है, उनके काम चल रहे हैं। हाँ, कोई दो राय नहीं है कि हम भी चाहते हैं रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल कालवाना तक जाए। इसके साथ साथ हमने एक प्रपोजल और तैयार करा रखा है कि नुइयाँ वाली के पेट्रोल पंप से उसको डाइवर्ट कर रत्ता खेड़ा चैनल में से एक शाख और निकले, जो कि चोरमार जंडवाड़ा के बीच में से होते हुए मलकपुरा किंगरे की रोई में से और वो टेल जो है जुट्टी की रोई आए, ताकि उधर भी किसानों को पानी मिले। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े हैं, टेक्निकल चीज़ें इसमें बहुत अड़चनें आ जाती हैं। उन टेक्निकलिटियों को दूर करने के लिए हमने दौड़ धूप करनी पड़ती है और कर भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस बात को सीरियसली लेके और ये खरीफ चैनलों की मंजूरी अगर वो दे देते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि डवाली के लगभग 22-23 गाँव के किसानों को लाभ मिलेगा। और मैं पन्नू जी जिस काम के पीछे लगन से लगता हूँ, परमात्मा की दया से वो सिद्ध होते हैं। तो हमारा अगला लक्ष्य जो है वो यही है कि हम इस काम को पूरा करें ताकि जो चौथा स्रोत है पानी का वो हमें मिल सके। जी, अभी लोकसभा चुनाव पर हम वापसी कर लेते हैं। अभी रैलियों का दौर भी शुरू होने वाला है। एक संयोजक के तौर पर पूरे सिरसा में रैलियों का आयोजन करवाना और किस तरीके से बेहतर एकजुटता पार्टी की हो सके, अच्छा फीडबैक आ सके, तो आप डवाली में खूब पसीना बहा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली रैली होनी है, कब रैली होनी है और उसको लेकर क्या रूपरेखा है, किस तरीके से तैयारियों में आप जुटे हैं और कैसी रैली होगी? देखिए, अभी सीज़न का टाइम है, लोग खेतों में भी लग रहे हैं, कोई गेहूँ निकाल रहा है, कोई तूड़ी बना रहा है, उसके बाद लोग पानी लगाएंगे, रूनी करके बिजाई करेंगे। तो रैली का हमें जो तारीख दी गई है वो 7 तारीख तो इसकी दी गई है, 7 आपके अब मई की। तो अभी तक तो 7 मई का है, कोई आगे पीछे प्रोग्राम होता है तो वो तो जो ऊपर से उनके केंद्र से जो कोई मैसेज आएंगे उस हिसाब से तय करेंगे। लेकिन फ़िलहाल 7 मई की रैली हमने गोरीवाड़ा में तय की है कि हम अपने इलाके के अंदर उन नेताओं को लेके आए और उनके सामने हम बात भी रखें, क्योंकि चुनावी दौर में ही
हम अपनी बातों को सही व्यवस्थित ढंग से समय के हिसाब से रख सकते हैं। तो कौन कौन और बड़े नेता इसमें आ सकते हैं? केंद्र से भी आ सकते हैं। राजनाथ सिंह जी हैं, जो भी स्टार प्रचारक केंद्र सरकार ने तय किए हैं उनमें से कोई ना कोई बड़ा नेता, मुख्यमंत्री तो होंगे ही होंगे, तो केंद्र के भी बड़े नेता आ सकते। आखिरी सवाल है आदित्य जी, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि आपकी वर्तमान में जो सांसद सुनीता दुग्गल हैं वो थोड़े नाराज़ चल रहे हैं। उन्होंने इसका जिक्र रोड़ी रैली में भी किया कि मुझे लग रहा है मेरी ये फेयरवेल हो रही है। क्या वो भी साथ हैं, एकजुट है पूरी तरीके से पार्टी, क्योंकि ये सब काम तो आपको ही करने? देखिए, सब लोग साथ हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई नाराज़ हैं। उनने कोई बात रखी तो तंवर जी ने यही कहा कि किसी का राजनीति में कभी फेयरवेल नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं है। कोई नाराज़ होते तो वो रैली में ही ना आते। सारी रैलियों में, प्रोग्रामों में भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ता सब इकट्ठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया रुझान है, लोगों का मन भी है। लोग ये मानते हैं कि सरकार ने हर प्रक्रिया को सरल कर दिया, आम आदमी तक योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें अपने मोबाइल के माध्यम से सरकार से लेने का काम कर रहा है। कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि सिरसा लोकसभा में पहली बार इस बंजर पर कमल का फूल खिला था, इस बार दूसरी बार भी आपका प्रयास है। कितने आश्वस्त हैं, अपने आप को मानते हैं कि इस बार अशोक तंवर की नैया पार लगेगी और भाजपा एक बार फिर से कमल खिलाने में कामयाब होगी? मैं तो मानता हूँ 1000% लोग वोट कर रहे हैं। पढ़ा लिखा नौजवान, बुजुर्ग, हर क्षेत्र में देख लो आप। पेंशन है 3000 रुपये, कभी सोची नहीं थी। 2 जने हों परिवार में तो 6000 रुपये महीना आ रहा है। आम व्यक्तियों को आप जब भी, अभी आप दारेवाड़ा से आए हो, आप सड़क पे चलते हो, दोनों तरफ नज़र डालो, सोलर के ट्यूबवेल, डिग्गियाँ, ये सरकार ने योजनाएं डायरेक्ट दी है। और यही ट्यूबवेल अगर मांगने पड़ जाएं गांव के चौधरी से, साइन कर देता। कोई कह दे मेरे को डिग्गी बनानी है 10 लाख रुपए की, साइन कर देता कोई। अब तो मैं खुद घर से निकलता हूँ, मैं देखता हूँ कि सोलर की प्लेटें ही प्लेटें हैं। ये सरकार का लाभ जो है ना, ये लोगों को एहसास है कि इतने ट्यूबवेल, इतनी डिग्गियाँ, इतने काम बिना जोर के, किसी के ना घर जाना, किसी के ना चौकी जाना, किसी के ना सलाम करना, ना राम राम करना, इससे बड़ी राज क्या होगा। आपकी तैयारी आदित्य जी पूरी है डबवाली से विधानसभा चुनाव को लेकर? 2024 सत्ता का, हरियाणा का सेमीफाइनल। मैं आपको पहली बार कब मिला था, आप बताओ, कब मिला मैं आपको पहली बार? मुझे तो याद आता है गोरीवाला से ज्वाइनिंग आपकी हुई थी, मुझे वो अगस्त ही था। तब से अब ईमानदारी जो ना मैं टिका हूँ तब से अब तक। बिल्कुल टिके हैं, 10 साल बेमिसाल होने नहीं भाई, मैं एक जगह में मैंने रेस्ट किया, तैयारी चल रही है ना। एक दफ़ा भी किसी दिन भी मैं इस बात के लिए जाके आराम से घर नहीं बैठा कि भाई मैंने बहुत कुछ किया। मैं लगा रहता हूँ, काम बहुत किया, आपको पता है, और भी करने वाला है दिन रात। अभी मेरी शरीर में जान है भाग दौड़ की, तो मेरे को करनी चाहिए और मैं कर रहा हूँ। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी क्या है कि जब मैं काम करके लेके आता हूँ ना, जिसके काम करके लेके आऊँ उसके चेहरे पे खुशी आती है। वो समझ लो मेरी वसूली है। वो मुझे ऐसा लगता है कि भी चलो उन्होंने अपना माना और मैंने किया। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैंने एक सड़क बनाई। मैं सड़क क्या बनाई, मैं एक जगह बैठने गया तो वो चौटाला से गुड़िया खेड़ा कच्चा रास्ता है, तो गुड़िया खेड़ा की जब रकबा शुरू होता है तो वहाँ भादुओं की ढाणी है बिल्कुल कंकड़ पे। तो मैं वहाँ से पड़ोस में ढाणी थी, बैठ के वापस आया तो मैं वहाँ 2 बुजुर्ग बैठे, मैं बैठ गया। वो राजस्थान में, उनकी ढाणी राजस्थान में। तो मैं उनको कहने लग गया, चाय मंगा ली, चाय पीने लगे। तो मैं बन कहने लगा कि मैं सड़क बनाऊंगा। तो 2 छोटी छोटी बच्चियां खेल रही थी ट्रैक्टर ट्राली लकड़ी के, तो उनने वो बात सुन ली तो वो अंदर चली गई। वो अंदर जाके अपनी माँ को या दादी बोली, 12 आ रहे आपने सड़क बनाएगी। तो हम बैठे रहे, चाय पी के मैं वापस आ गया। मैंने 2 महीने बाद वो सड़क बना दी। मैं वापस गया वहीं उनके पास चाय पीने।
तो बुजुर्ग भी कहने लगे भी ए पोतियां मन रोज़ पूछती भी बाबा अपनी सड़क कद बनेगी, अपनी सड़क कद बनेगी। तो मैं ज्ञान किया था, तो मैं क्या जब तुम बात करो तो दोनों बट खेल ली, खेलती खेलती यहाँ सुन लियो, जाके वहाँ बताइयो आपकी माँ ने दादी ने कि आपने कचोरा पेंडो छुड़ क्योंकि स्कूल जानती तो वन बापड़ी औखी होती। तो वो मेरे लिए जो चीज़ थी वो ऐसी चीज़ थी कि जिसको मैं कभी भुला नहीं पाया। तो मैं ये सोचता हूँ कि जितने काम मैं कर दूँ वो थोड़े हैं, और मैं रेस्टलेस आदमी हूँ, मैं ना आराम करता, और मेरे साथ जो रहते हैं उनको भी नहीं करने देता, और हर रोज़ दोपहर की रोटी मेरी छूट जाती है क्योंकि मैं सुबह घर से निकलता हूँ, रात को जाता हूँ, तो मैं लगा रहता हूँ। मेरे लिए ये ऐसा मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ है जो चोर देवीलाल का नाम मेरे साथ है, और उनका नाम जो है ना वो सेवा भाव का नाम है, तो मेरे लिए तो परमात्मा ने बहुत बड़ी चीज़ दी है। ठीक है भाई साहब, आपने वक्त निकाला और अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका शुक्रिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ लोकसभा सिरसा से संयोजक और भारत सरकार में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल जी, और मुझे लगता है बहुत लंबा इंटरव्यू गया। मैंने हर सवाल पर उनसे जवाब लेने की कोशिश की और उन्होंने भी बड़े खुले दिल से हर सवाल पर बड़े इम्तिहान के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा है। आगे फ्यूचर में भी हम विधानसभा को लेकर बहुत सारे सवाल उनसे साझा करेंगे, मगर अब कांग्रेस का सिर्फ औपचारिक तौर पर ही लोकसभा सिरसा की टिकट को लेकर ऐलान बाकी है, और संयोजक बहुत खुश और आश्वस्त हैं कि इस बार दूसरी मर्तबा भी सिरसा की सरजमी के ऊपर कमल खिलेगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।